तो स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर हम लोग को केमिस्ट्री का बेस पढ़ा है। आपके 9th स्टैंड में केमिस्ट्री से रिलेटेड दो टॉपिक पार्ट 1 में दिया हुआ है, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 5। दोनों ही आपके लिए बेसिक्स है। देखो मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट का तो सभी को मतलब पता है, मापना। किसी चीज को जब आप नापते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। बट ये जो मैटर वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। देखो मैटर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, आपने लोअर क्लास में सुने भी है, मैटर हम किसको बोलते हैं, हर वो चीज जिसके पास मास हो और जो कुछ जगह को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। जिस किसी भी चीज के पास मास होगा और जो कुछ जगह को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, आप उसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, मैटर बोलेंगे। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज किसकी बनी है, मैटर। आप और मैं, भैया हम लोग का भी कुछ मास है, हम लोग भी कुछ जगह एक्वायर करके रखे, मतलब हम लोग भी क्या है, मैटर है। हर चीज जिसको आप यहाँ पर देख रहे हो, चाहे ये फैन है, चाहे वो ये बोर्ड है या बेंच है, कुछ भी, ये सब के सब क्या है, मैटर के बने। अच्छा बात होती है मैटर की, तो हमने लोअर क्लास में मैटर्स के टाइप पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ईबीसी, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है। बट हम लोग जनरली तीन ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बीच में आपने डिस्टिंग्विश पढ़े थे। बहरहाल हम लोग को वहां नहीं जाना है, हम लोग को बात करना है कि देखो क्या होता है बच्चों, जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो उनका कंपोजिशन चेंज होता है। कंपोजिशन मतलब जिस चीज से वो बनते हैं वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। बट जब ये चीजें बदलती है तो ये कुछ तरीके से एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक मतलब पर्टिकुलर मेथड होता है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। इसका आंसर धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों को एक्सप्लेन किए। पहले आपको याद होगा, अगर हिस्ट्री ऑफ एटम आपने देखे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हूं हिस्ट्री ऑफ एटम के नाम से। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में कि एटम कैसे डिस्कवर हुआ, हर एक साइंटिस्ट के बारे में मैंने वहां पर डिस्कस किया। तो हम लोगों ने देखी कि सबसे पहला जो मॉडल किसी ने हम लोग को एटम का दिया था वो था डेल्टन। कौन था बच्चे लोग, डेल्टन। उसको हम बोलते थे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पर ना हम लोग हर चीज का आंसर नहीं दे सकते थे, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने धीरे धीरे कुछ लॉज हम लोग को एक्सप्लेन किए, जिसकी मदद से हम लोग केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम लोग बता सकें। ऐसे तो लॉज बहुत सारे हैं, बट हम लोग को बुक में भी दो ही दिया हुआ है। कितने दिया है, दो। पहला जो लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या होता है चलो, अब ये लॉ क्या है, ये बड़ा सिंपल लॉ है। अब जरा इस लॉ को समझने से पहले दो चीज का वर्डिंग समझ लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या बच्चे लोग, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या, वो चीज जो आपस में रिएक्ट होगी उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और वो चीज जो रिएक्ट होने के बाद बनेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करने वाले, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे चलो, प्रोडक्ट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा मेरे लिए, प्रोडक्ट होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन मेरे लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट आप लेंगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉर्म होगा। आप लोगों को याद होगा, हमने एक लॉ पढ़े थे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो भैया आप रिएक्टेंट को कंबाइन करके क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट आप लोगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉर्म होगा। मैंने क्या बोला, मास ऑफ reactant is equals to mass of product। याद रखना, सिंपल, कोई दिक्कत है। अगर सोचो उल्टा ऐसा नहीं होता, आप 2 किलो रिएक्टेंट लिए 4 किलो प्रोडक्ट मिलता तो कितना फायदा हो जाता। फिर तो 2 किलो लिए 4 किलो बन गया, फिर वो 4 किलो को और रिएक्ट किए तो 8 किलो बन गया, फिर 8 किलो, ऐसे तो बढ़ते चले जाता, 2 किलो से बढ़ते ही चले जाता, कितना अच्छा था। मतलब री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती, मगर ऐसा होता नहीं। जितना रिएक्टेंट आप लेंगे उतना ही प्रोडक्ट आपको क्या होगा, हमेशा ऑब्टेन होगा। दूसरा लॉ है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जे.एल. प्रॉस्ट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, चलो जे.एल. प्रॉस्ट था। उसने हम लोग को ये लॉ दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन बाय मास है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब उनके मास का जो प्रोपोर्शन है किसी भी कंपाउंड के अंदर वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि वाटर मैं अलग अलग जगह से कैरी करता हूं, जैसे मैं समंदर से लेकर आता हूं, बोरवेल से लेकर आता हूं, बिस्लेरी का पानी लेकर आता हूं, आपके घर में जो पानी आता है वो वाला पानी लेकर आता हूं, 3-4 सैंपल मैंने वाटर के कलेक्ट किया हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूला वाटर के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या बोलेंगे? अबे केमिकल फॉर्मूला याद नहीं है? गजब जाहिल लोग हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला तुम लोग याद नहीं है? 9वीं में आ गया, H2O नहीं पढ़े हो तो क्यों नहीं बोलते? सुनो एक काम करो, आज घर पे जाओ, ढक्कन लो, उसमें पानी ले लो, उसको जमीन में रखो और उसमें डूब के मर जाओ। देखो क्या बोलूं तुम लोगों को, पानी का फॉर्मूला नहीं याद है, H2O। अबे छोटे बच्चों को पूछेंगे तो H2O बोलेंगे, तुम लोगों को पानी का फॉर्मूला कहीं से भी लेकर आओ। पानी कोई भी चीज से हो, उससे मतलब मैंने बोला पानी तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या आएगा, H2O। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोगों ने क्या बोले, H2O। अगर मैं इनका प्रोपोर्शन निकालूं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन के लिए मास कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है चलो 2 1 2 8। मतलब बोलने का ये है कि ये जो प्रोपोर्शन है ना बाय मास, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम, इसी तरीके से ये हमेशा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये कभी बदलने वाला, आप कुछ भी करो, कहीं से भी पानी लेकर आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। प्रोपोर्शन क्या होगा हमेशा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसी तरीके से हमेशा पानी क्या होगा बच्चे लोग, फॉर्म होगा। इररिस्पेक्टिव कि आप पानी कहां से लेकर आ रहे हो, इससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं। क्लियर हो गई, लॉ समझ में आया? अब हम लोग की बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है ना बच्चों, वो दिया है एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में? एटम के साइज का मेजरमेंट। देखो एटम बहुत छोटी चीज है, हम लोग उसको देख भी नहीं सकते। एटम की डेफिनेशन अगर याद हो आप लोग को तो आपने लोअर क्लास में पढ़े थे, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको खुली आंख से हम लोग देख नहीं सकते। बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अपने पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है बच्चों जिसकी मदद से हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भी देख सकते हैं। इतना जूमिंग पावर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जूम करके उसके साइज को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट बहुत छोटा है, स्केल से मेजर नहीं कर सकते, मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में हम लोग उसको मेजर नहीं करते। हम लोग उसको मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। किस में मेजर करते हैं चलो, नैनोमीटर में। देखो यहां पर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कितना? 10⁻⁹। पॉइंट्स में लिखो तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 मीटर। इतना छोटा। ये एटम का साइज नहीं, ये एटम का रेडियस है। क्या बच्चों, देखो एटम स्फेरिकल शेप में हम लोग पढ़े ना, ऐसा कुछ शेल होते हैं, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? और एटम के रेडियस से हम लोग क्या पता लगाते हैं, एटम का साइज। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना साइज कम होगा उतना छोटा, जितना रेडियस कम होगा उतना छोटा एटम होगा। समझ आ रहा है? याद रखना, हर एटम का साइज अलग अलग होता है। अलग अलग एलिमेंट है ना अपने पास, 118 एलिमेंट है, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो हर एलिमेंट के एटम का साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो बात की बात है बहरहाल। तो
एटम के साइज को अगर मेजर करना है तो किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर। किस में मेजर करते हैं बच्चों? नैनोमीटर याद रहेगा ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक। अब बात करते हैं एटम के मास, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो एटम का मास, एक बड़ा सवाल उठता है कि वो चीज जो सिर्फ दिखती भी नहीं है उसको वजन कैसे करें? दिखती तो बात थी कि मैं वजन कर लेता, बट ये तो दिख भी नहीं रही है ना, तो इसके मास को कैसे मेजर करें? तो यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोग को भी सता रही थी। तो वो लोग ने पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट निकाला। किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, किसी को रेफरेंस मान लेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरे पे डिपेंड करता है। ऐसे वो लोग ने क्या किए, वो लोग बोले कि भैया हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, तो उसको मान लेते हैं कितना है, वो 1 है। कितना मान लेते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों, मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे को प्याज बेचने का, बट मेरे पास कांटा नहीं है वजन करने के लिए। मुझे क्या करना है? प्याज बेचना है और मेरे पास कांटा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्याज में से किसी एक प्याज को रेफरेंस बना लेंगे कि भैया ये एक प्याज 2 रुपए की, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कितने की है? 2 रुपए की है। अब जितने लोग मेरे से प्याज खरीदने आएंगे तो मैं उस प्याज के साइज को स्टैंडर्ड मानते हुए, लेट्स से आपने 10 प्याज लिए, कितनी प्याज लिए? तो उसके जैसे 10 प्याज लिए तो एक प्याज का 2 रुपए, तो 10 प्याज का मैं कितना ले लूंगा? 20 रुपए। समझ रहे ना? वो मैंने प्याज को क्या बनाया? रेफरेंस। तो ऐसी उस टाइम पर हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। साइंटिस्ट लोग बोले हाइड्रोजन को कितना मान लेते हैं? 1। कितना मान लेते हैं? 1। फिर वो बोले कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14 टाइम हाइड्रोजन है। कितना? 14। हाइड्रोजन को कितना माने? 1। तो 14 हाइड्रोजन मिलाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 नाइट्रोजन के बराबर होगा। इस तरीके से लोगों ने मास को क्या किया? कैलकुलेट किया। बट इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी बच्चों कि जो हम लोग को मास दिया हुआ था, इसमें ना कुछ मास फ्रैक्शंस में आ रहे थे। किस में आ रहे थे? फ्रैक्शंस में, और उसमें जाने लगे। तो वो लोग ने इसको बदल दिए, रेफरेंस को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। बोले हाइड्रोजन के बदले कुछ और लेते हैं। फिर धीरे धीरे चलकर उन्होंने कार्बन को क्या बनाया? रेफरेंस बनाया। किसको बनाए? कार्बन को बेस बनाया। उसकी मदद से क्या करते थे हम लोग? कैलकुलेशन करते थे। टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, हम लोग आज के टाइम पर एग्जैक्ट मास एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजीज ऐसी है, ऐसी मशीन्स है जिसमें सही मायने में हम लोग एटम के मास को क्या कर सकते हैं? मेजर। बट एटम दिखता भी नहीं है ना बच्चों। आप इमेजिन करें वो चीज दिख रही नहीं है, उसको हम लोग केजी या ग्राम में मेजर तो नहीं कर सकते हैं। सोनार के पास गए तो देखो मिलीग्राम तक के मेजर करता है, मिलीग्राम से। बट हम लोग को तो मिलीग्राम से भी छोटे यूनिट में जाना है। तो उन्होंने एक नई यूनिट बनाया एटम के मास को मेजर करने के लिए, जिसको हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो यूनिफाइड एटॉमिक मास, या फिर इसको डेल्टन यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं? इसको ऐसा लिखते हैं 1U। क्या बोलते हैं इसको? U का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास या डेल्टन यूनिट। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या? जैसे आपको पता है कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है ना? आपने पढ़े ना 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टन यूनिट से केजी में अगर मैं लेकर आऊं आंसर तो क्या होगा। तो याद रखो 1 डेल्टन यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻27 kg। देखो 10⁻⁻27 बहुत छोटा है। पॉइंट्स में अगर लिखो तो 0.003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फिर 16। इतना केजी एक एटम का मास होता है। किसका? चलो अरे भैया केजी में लिखने का था इसके लिए बताया। केजी में लिखते नहीं, किस में लिखते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास में। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बहुत छोटा है ना। अब इतना बड़ा नंबर कोई लिखते बैठेगा क्या? नहीं, इसके लिए उन्होंने एक नई यूनिट बना दी। क्या? जैसे आपको पता है जब डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं स्पेस में, तब लोग वहां पर लाइट ईयर्स में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना 10 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर। और यहाँ पर बहुत छोटा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पर मास बहुत छोटा हो गया, तो हम लोगों ने उसके लिए एक नई यूनिट बनाई जिसको लोग क्या बोलते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग? एटम के मास को मेजर करते हैं। किसकी मदद से? यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये अपनी यूनिट है एटम के मास को मेजर करने। किसके मास को मेजर करने के लिए? एटम के मास। समझ में आया यहाँ तक के? ये एक चैप्टर का हिस्सा है। अब इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो हमने लोअर क्लास में पढ़े हैं।
हम लोग उसको कोरिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे और उसमें चैप्टर का आगे का कुछ हिस्सा भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर मिस नहीं करना, पहले बता दे रहा हूं। अगर वो मिस करोगे तो आपकी केमिस्ट्री का पूरा बेसिक हिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लेक्चर को मिस ना करें। समझ में आया? इसको लिख लो।